Good morning, students. I am Rajesh Chaurasia. Today we are going to start our new topic, impulse. So today we are discussing about the class 9, chapter number 9, force and Newton's law of motion. Okay. So इस chapter का ये particular topic है और all topics we are covered in this chapter. So आज we will study about the impulse and conservation of momentum. Okay. So let us start from the impulse. अब देखो क्वेश्चन विल कम व्हाट इज द इम्पल्स. इम्पल्स होता क्या है? देखो यदि कोई भी फोर्स या कोई भी एवरेज फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो वो इस पर क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट जनरेट करता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स. जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल की, जैसे क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर जब, या बैट्समैन की बात करूं क्रिकेट में, तो बैट्समैन जब क्या करता है, बॉल को हिट करता है तो क्या होता है, वो क्या जनरेट करता है, उस बॉल हिट करता है तो उस पर इम्पैक्ट जनरेट करता है. क्या करता है, इम्पैक्ट जनरेट. तो वो क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स. या फिर कोई भी जो ब्लैक स्मिथ होता है तो वो क्या करता है, या कोई भी पर्सन हैमरिंग करता है, क्या करता है, हैमरिंग. तो वो भी क्या कर रहा है, किसी भी, जैसे कि वॉल में किसी नेल के ऊपर हैमरिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक फोर्स अप्लाइड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक इफेक्ट जनरेट करेगा उस पर और उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स. ठीक है. तो देखो इम्पल्स क्या होता है, इट इज इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ मेजर ऑफ द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्या होता है ये मेजर, मतलब मेजर होता है टोटल कितना इफेक्ट जनरेट हुआ उस फोर्स के थ्रू. तो इसकी एक तरह से डेफिनेशन होगी. ठीक है. और यदि मैं बात करूं इम्पल्स के फोर्स की, तो इम्पल्स इक्वल टू होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल या टाइम. ठीक है. तो इम्पल्स को हम आई से डिनोट करते हैं. आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज फोर्स इनटू टाइम पीरियड. ठीक है, टी टाइम. और ये फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स होता है. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है. तो आई थिंक आपके इम्पल्स समझ, जो मतलब एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उससे जो इफेक्ट जनरेट होता है वही क्या होता है, इम्पल्स. टाइम है भाई. ठीक है. अब देखो हम इसके थ्रू इम्पल्स का एक फोर्स जनरेट करेंगे, मतलब अपन मोमेंटम और इम्पल्स में रिलेशन जनरेट करते हैं. ठीक है, देखना इधर. तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हमने फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या हमने न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी. ये हो जाएगा, मतलब डेल्टा मतलब चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 माइनस P1 और ये टाइम मान लो नॉर्मल. ठीक है, ये टाइम पीरियड मान लो इसको T. ठीक है, यही हमारा होता था. चलो अब मैं तो इसको देखो, अब मैं यदि F को इधर, ये T को F के पास ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाई बाई T इक्वल टू क्या हो गया, P2 माइनस P1. तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया ना. और P2 माइनस P1 क्या होता है, P2 माइनस P1 इक्वल टू होता है M V2 माइनस V माइनस U कर लो फिनिश. यही तो होता था हमारा. ठीक है. तो देखो हमारा, तो ये क्या है, इम्पल्स. तो ये आई इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ P2 माइनस P1 या फिर M V माइनस U. यही तो हमें एक और रिलेशन मिल गया मोमेंटम की फॉर्म में, चेंज इन मोमेंटम की फॉर्म में इम्पल्स ये होता है. तो ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप लिख लेना. ओके. सो आई थिंक अभी क्लियर है आपके इम्पल्स. सो अब हम स्टडी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. किसके बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम. तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जो कोई भी बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है
वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, वही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टू बॉडीज applied force on each other या इंटरेक्टिंग, एक, ठीक है, दो बॉडी जो एक दूसरे पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, इंटरेक्टिंग है ना, इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्टिंग ठीक है, applied two bodies applied a force on each other, their total momentum remain conserved before and after interacting। जैसे देखो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जैसे कि हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे हमने पढ़ा था ना एनर्जी कंजर्वेशन लो, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी तरीके से कोई भी सिस्टम का या कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। वो क्या होगा, बस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, मतलब जैसे कि समझना, मान लो कोई एक बॉडी, दो बॉडी है, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, इनका मोमेंटम है 50-50, मतलब टोटल मोमेंटम यहाँ पे क्या है 100। अब इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई किया, दोनों इंटरेक्ट हुए, लेटेस्ट कंसीडर इन्होंने कोलाइड किया, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टोटल मोमेंटम कितना है 100, तो इनका जो इन्होंने कोलाइड किया, तो इस जब आफ्टर कोलाइड इसकी तो कितनी होगी, इसका मोमेंटम 60 हो गया, इसका 40 हो गया, बट देखो तो टोटल मोमेंटम तो वही 100 ही ना। तो टोटल मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंट होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता। और इसी को हम प्रूव करके बताएंगे। तो टू बॉडीज अप्लाइड अ फोर्स ऑन ईच अदर या इंटरेक्टिंग, ठीक है, इंटरेक्टिंग टू ईच अदर है ना, देयर total momentum remain conserved before and after interacting if there is no external force, if there is no external force, if there is no external force act on it, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, if there is no external force act on it, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करके बताएंगे, प्रूफ देखो लेटेस्ट कंसीडर, हमारे पास दो बॉडीज है, ये बॉडी 1 बॉडी ए, ठीक है, इसका मास ma हो गया, और बॉडी बी, ठीक है, इसका मास mb, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, मोशन कर रही है, जैसे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और इसकी u1, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। अब u1 क्या है, ज्यादा है, u1 की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये दोनों
इस तरीके से मोशन कर, और आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये दोनों कोलाइड किया, इन दोनों ने क्या किया, कोलाइड किया, ए और ये बी क्या करके इंटरेक्ट किया इन्होंने, क्या किया, इंटरेक्टिंग, यहां पे क्या हो रहा है, इंटरेक्टिंग, ठीक है, इंटरेक्ट किया, तो ठीक है, और आफ्टर कोलिजन, मतलब कोलिजन किया मतलब इंटरेक्ट किया इन्होंने, अब आफ्टर कोलिजन देखो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी v1 होगी और इसकी v2 हो गई, ठीक है, इसकी क्या होगी, देखो u1 वेलोसिटी ज्यादा है, देखो इसकी u1 इनिशियल वेलोसिटी, इसकी u2, ठीक है, इन्होंने इंटरेक्ट किया, ठीक है, इंटरेक्ट किया, आफ्टर इंटरेक्ट इनकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 और v2, समझ गए, चलो, तो देखो अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, दो ऑब्जेक्ट है या दो बॉल है, ठीक है, एक एक ए है और एक बी, जिनका मास एम है और एम बी, उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 है, दोनों मोशन कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अब देखो u1 ज्यादा है, मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी इसके आगे चल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये दोनों क्या करते हैं, क्योंकि u1 ज्यादा है तो ये इसकी बी से ज्यादा है यू की ए की वेलोसिटी, तो ये कोलाइड करेंगे आफ्टर सम टाइम, कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 और v2, तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2, यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, समझ में आ गया, देखो अब तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो ये अब मैं रफ कर देता हूं, तो देखो अब यदि मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोनों ऑब्जेक्ट का, बॉडी बॉडी ए का, बॉडी ए, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर इनिशियल पी ए बराबर क्या हो जाएगा, m1 और ma और चलो ठीक है, इसको यहाँ पे ए से डिनोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ से ए से डिनोट कर रखा, और इसका हो जाएगा u1, ठीक है, और पीबी का क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम, पीबी का इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, चलो मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो यहां क्या हो जाएगा, पी ए बराबर इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, एम ए u1 और पी बी का क्या हो जाएगा, एम बी u1 u2, सॉरी अलग अलग है ना वेलोसिटी, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल तो फाइनल मोमेंटम पी ए, तो एम ए v1 और इसका पी बी का क्या हो जाएगा, एम बी v2, ठीक है, ये चीज, अब चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा,
पी ए का क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बॉडी ए ऑफ बॉडी ए क्या हो जाएगा, एम यू एम वी ए माइनस यू ए, ठीक है। और बॉडी बी का, और बॉडी बी का क्या हो जाएगा, एम ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी बी माइनस यू बी, ठीक है। ये हमारे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 होगी। चलो अब देखो, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब रफ कर रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा। चलो अब देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी बाई टी। तो यहाँ पे ए के लिए, बॉडी ए के लिए क्या हो जाएगा, बॉडी ए, तो क्या हो जाएगा, एम वी ए माइनस यू, ए की टर्म में निकालते हैं ना, तो इसको वी वन यू वन वी टू यू। चलो बी की टर्म्स में सही कर लो इसकी, ठीक है। ए बी की टर्म में निकाल देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। v1 v2 v1 v2, ठीक है, ये समझ लो। तो बॉडी ए का तो क्या हो जाएगा, v1 u1 बाई टी, और बी का क्या हो जाएगा, बॉडी बी का क्या हो जाएगा, एम v2 u2 बाई टी, ठीक है। अब बाय न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हो जाएगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ 2 1। तो यहाँ एफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी बी ए माइनस लग जाएगा, तो ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तो देखो फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, तो इसकी वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे, तो एम वी वन माइनस यू वन बाई टी। अब देखो बाय न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ है ये, ठीक है। अब इसमें ये अपन किसकी वैल्यू रख रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। तो ये इक्वल टू m1 माइनस माइनस m ठीक है, मास ऑफ mn मास ऑफ mv, क्योंकि मास तो अलग अलग है ना दोनों का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ए का है और ये बी का है, तो क्या हो जाएगा, ए ये तो जैसे कि ए का हो गया और ये हो गया हमारा बी का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, u2 सॉरी v2 माइनस u2 बाई टी। तो देखो, तो टी से टी कट गया,
बचा क्या हमारे पास, एम ए, ये बचा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक बार देख लो, इसको लिख लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमने न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई किया, फिर थर्ड लॉ से सेकंड लॉ से हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो वो फोर्स की वैल्यू हमने मोमेंटम की टर्म में यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, देखो एम ए v1 माइनस u1 इक्वल टू माइनस एम बी v2 माइनस u2। ये तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एम ए या m1 मान लो, बात एक ही। ठीक है, v1 माइनस एम ए u1 इक्वल टू माइनस, तो देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, एम बी v2, इसको माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एम बी u2। तो देखो इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको ले जाऊंगा तो इधर ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो इसके बाद इधर देखना, तो क्या हो जाएगा, एम ए v1 प्लस एम ए v1, और ये इधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, और एम बी v2 इक्वल टू क्या हो गया, एम ए u1 प्लस एम बी u2। ये तो हमारा कंजर्वेशन। देखो जब बॉडी ने कोलाइड नहीं किया था तब भी टोटल मोमेंटम कितना था, यही था। जब कोलाइड इंटरेक्टिंग करने के बाद में हमें क्या मिला, ये मिला। तो यही क्या है हमारा प्रूफ। वहां पे देखो, वहां पे मैंने यदि 1 लिखा हो तो इसका मतलब वही है कि हमने बॉडी का मास 1 और 2 माना है। ठीक है, पर हमने मास को ए और बी की टर्म में माना है, तो इसको समझ लेना। तो इससे प्रूफ होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।